मिशन शालिनी जी चलता रहेगा और सुनीता और विल्मोर दोनों जो हैं वो वापस आ जाएंगे। इसको अगर हम और थोड़ा सा आपसे समझना चाहें तो आप कैसे हमें समझाएंगी कि ये इतना समय क्यों लगा, क्यों 9 महीने लग गए उन्हें वापस आने में और क्यों उन्हें वहाँ रुकना पड़ा? इनिशियली जब सुनीता विलियम्स गई थी और बुच विल्मोर, तो वो स्टार लाइनर की मेडन फ्लाइट थी। वो टेस्ट करने के लिए गए थे उस स्पेसक्राफ्ट को, और वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि हीलियम लीक हो रहा है उन थ्रस्टर्स में से, और उन थ्रस्टर्स में हीलियम लीक होना अपने आप में एक डेंजरस बात है। बट थैंकफुली वो डॉक हो गया और दोनों एस्ट्रोनॉट आईएसएस में चले गए। इनिशियली उन्हें 8 या 9 दिन वहाँ पे रहना था, बट और फिर वो ट्राई करते रहे कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो जो जिस विमान से गए हैं उसी विमान से वापस आना था, क्योंकि उसकी ही टेस्टिंग करने के लिए गए हुए थे वो दोनों। जब उन्होंने वहाँ टेस्ट करते रहे स्पेस के अंदर, तो इसमें उनको 2 से 3 महीने लगे ये बात समझने में और ट्राई करने में, क्योंकि टेस्टिंग वहाँ हो रही थी। अब विमान वहाँ पे डॉक्ड था आईएसएस के साथ, तो चेक करने में उन्हें टाइम लगा और इसमें 2-3 महीने निकल गए। फिर ये डिसाइड किया गया कि इतने 2 एस्ट्रोनॉट्स और 2 ह्यूमन लाइफ को इतने डेंजर में नहीं डाला जा सकता है। ये अपने आप में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब देशों के लिए, कि एस्ट्रोनॉट्स इतने डिफ़िकल्ट काम करते हैं, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है वो, कि आज वो स्पेस में रही हैं तो वो इतने सारे लोगों का सपना जीवित है कि एक दिन हम भी स्पेस में जाके रह सकते हैं। तो उनकी लाइफ बहुत ही बहुमूल्य है। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि उन्हें वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि वो उस टाइम पे आईएसएस में ज़्यादा सेफ हैं, रादर देन उनको बुलाने की जल्दी की जाए। फिर थोड़ा सा जैसे धरती पे चेंज हुआ, थोड़ा इलेक्शन और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हैं, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के चलते हुए ये डिसाइड किया गया कि अब उसमें ना ला के स्टार लाइनर में जो नेक्स्ट क्रू जाएगा, जैसे 9 क्रू गया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर 6 महीने के लिए एस्ट्रोनॉट्स वहाँ रहते हैं, उनको वहाँ रहना है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि वो कैसा बिहेव करेंगे स्पेस में, और साथ में ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या वहाँ की एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, जो काम धरती पे हो रहे हैं वो वहाँ पे भी किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्रू जाने वाला था 6 लोगों का, उसके साथ सोचा गया भेज दिया जाएगा। फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि वो और वेट नहीं करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स सुरक्षित वापस लाई जाएं। तो इसीलिए जिस कैप्सूल को डिज़ाइन किया जा रहा था स्पेसएक्स के द्वारा कि इसमें वापस लाया जाएगा उनको, वो चेंज हुआ, और जो क्रू 10 को भी पुराने वाले जो फैल्कन रॉकेट के साथ, जिसे हम बोल रहे हैं ड्रैगन कैप्सूल, इसमें ही भेजा गया। तो अब जो 6 एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनमें 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए और 2 की सीट खाली छोड़ी गई, क्योंकि 2 एस्ट्रोनॉट को वापस आना था। इसी तो इस वक्त सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर के साथ एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ तो नाइक, और रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर, तो ये 4 लोगों ने आना है सेफली, और 2 रुक जाएंगे। जी, 2 रुक जाएंगे। 6 गए, 4 वापस आएंगे, 2 वहाँ रुक जाएंगे। इस बार 4 ही गए, क्योंकि 2 लोगों की वापस लाने की जगह के लिए, तो 2 रुक जाएंगे, 4 वापस आएंगे। जी जी तो जी। डॉक्टर सचिन, ये शेड्यूल्ड ट्रिप था जो अभी 4 गए हैं? जी बिल्कुल। या इन्हें स्पेशली भेजा गया है वहाँ पर? नहीं, ये शेड्यूल्ड ट्रिप है। जैसे शालिनी बता रही है, इनफैक्ट जो क्रू 9 गया उसमें 2 लोग कम भेजे गए। तो सुनीता विलियम्स जी ने दोबारा से उसकी कमांड संभाली आईएसएस की। एक्चुअली सुनीता जी आईएसएस की कमांडर रह चुकी हैं पहले, तो उन्होंने कमांड, यानी 2 लोगों को कम भेजा गया और 2 लोगों ने वहाँ पे अपनी कमांड संभाली। सुनीता जी ने कमांड संभाल ली उसकी और फिर से कमांडर बनी आईएसएस की, और साथ में उनके विल्मोर तो थे ही वहाँ पे एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट साथ में काम करने के लिए, और 2 लोग और भेजे गए। तो अब वो 4 जो है वो वापस आ रहे हैं। अब 4 गए हैं क्रू 10 में जो शेड्यूल्ड था, और अब ये 4 वापस आ रहे हैं। सो इस तरह से ये काम पूरा किया गया। और बीच में बड़ी अटकलें थी कि सुनीता जी को बड़ी दिक्कत हो गई है, ऐसी परेशानियां हो गई हैं, बहुत सारी अटकलें थी, हम सारी रात इसके बारे में बात करेंगे। वो सब अटकलें बेकार थीं और शायद बड़ा ही स्ट्रेटेजिक और अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आप समझें कि अगर एक स्पेशल क्राफ्ट भेजा जाए किसी आदमी को लाने के लिए, लेकिन वो वहाँ रहने में खुद ही खुश हो
और बहुत सारा ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत प्रगति की तरफ काम कर सकता हो और अपने आप में ही एक एग्जाम्पल बन जाए, तो शायद ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि उनको नेक्स्ट क्रू में वापस बुलाया जाए। तो शेड्यूल्ड क्रू ही गए हैं जो उनको वापस लेके आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सचिन। प्रोफेसर कपूर, हम आपको दो तस्वीरें, अगर मुझे पता नहीं सर आप घर पे देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 9 महीने पहले जब सुनीता विलियम्स गई थी, और ये इस समय की तस्वीर जब वो वापसी अब हो रही है कुछ ही घंटों बाद धरती पर होंगी। तो अगर हम इन्हें गौर से, हम अपने सभी एक्सपर्ट्स से ये कहेंगे कि अगर सुनीता विलियम्स को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उन्हें अगर आप गौर से देखें तो क्या आपको कुछ फ़र्क उसमें नज़र आता है? 9 महीने में सुनीता विलियम्स की हेल्थ में कितना फ़र्क पड़ा है? 9 महीने में सुनीता विलियम्स के एटीट्यूड, बिहेवियर में कितना असर पड़ा है? 9 महीने पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, अब क्या है? उनका जोश जुनून कितना था, अब वो कैसी हैं? जब गई थी तब देखिए वो नाच रही थी, डांस कर रही थी। अब भी हालांकि वैसे हमें तो नज़र आ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट की नज़र से अगर आप लोग देखेंगे तो कैसे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को हम पहले ये दो तस्वीरें दिखा दें। वो 9 महीने पहले जब अंतरिक्ष में गई थी सुनीता विलियम्स, और अब जब सुनीता विलियम्स की यहाँ पर वापसी हो रही है। प्रोफेसर कपूर, अगर आप नहीं भी इन तस्वीरों को देख पाए हैं सर, तो आप बताइए कि एक एस्ट्रोनॉट की जिंदगी पर, स्पेस में 9 महीने गुजारने पर उसके मन मस्तिष्क पर क्या असर होता है सर? देखिए, आपने 1000 शब्दों में तस्वीर बना के मेरे सामने पेश कर दी है। मेरा स्क्रीन तो ब्लैंक है इस समय सर। लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने उनकी जिस समय वो अंतरिक्ष में गई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिछली जून में, और अब जो है कल को लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने उनको देखा है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि अब वो और भी ज्यादा लाइवली मुझे नजर आई। और इसीलिए मैंने कहा कि वो इतनी इंस्पिरेशनल हैं कि हम सबको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उनसे। और ये बात सही है कि 9 महीने रहने के बाद जो है शरीर के ऊपर तो वाकई में बहुत असर पड़ता है। मस्कुलर एट्रोफी और बोन डेंसिटी का लॉस जो है, ये जो इन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो हाई एनर्जी रेडिएशन की डोसेज जो शरीर को मिलती है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है अंतरिक्ष में इस समय भी वहाँ 7 अंतरिक्ष यात्री हैं। जब ये लोग वहाँ थे, आपस में मिल के काम करना है, एक दूसरे के पास से बातें करनी है, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, कभी फोटो खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि वो शी इज नॉट रेस्टिव, बिल्कुल जो है वो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही हैं, और तरह तरह की, हमको कई बार दिखता है कि जैसे कलाबाजियां खा रही हैं, लेकिन वो सब जो है बड़ा ही वहाँ के लिहाज से तो एकदम नॉर्मल है। और हमको ये सब जो है कई बार जो है बहुत ही दिल खुश करने वाली बात कभी लगती है, कभी अम्यूजिंग लगती है। तो ये तो बात सही है कि उन्होंने, उनका मनोबल जो है वो वाकई में बहुत ऊंचा है, और इसके लिए तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल असर हमेशा पड़ता है, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट हमेशा पड़ते हैं, लेकिन सबका जो है परवाह किए बगैर जो है अंतरिक्ष यात्री वहाँ इतने लंबे समय तक रहे हैं। जबकि ओरिजिनली इनकी जो ट्रेनिंग थी वो 7 दिन के लिहाज से थी, और अब इनको 9 महीने तक रुकना पड़ा है, तो वाकई में जीवट के आदमी है। जो नया क्रू वहाँ गया है उनमें एक एन मैक्लेन है, उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था कि स्पेस फ्लाइट इज टफ बट ह्यूमंस आर टफर। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की जो जिद है वही उसको कितना कुछ आगे ले जाती है। बहुत ही अच्छी बात कही है सर आपने, और हम सब में जोश और जुनून भरने वाली भी बात है। आप पांचों एक्सपर्ट्स के लिए अब हम कुछ टेक्निकल सवाल यहाँ पर आ गए हैं हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। तो डॉक्टर सचिन, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। ये स्पेस एक्स कैप्सूल की लैंडिंग कितनी चुनौतीपूर्ण होती है, और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कारक क्या होते हैं? देखिए, चाहे आप स्पेस एक्स की लैंडिंग कहें या चाहे किसी भी स्पेस एजेंसी के किसी भी यान की लैंडिंग कहे, वो तकनीकी रूप में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है करना। तो थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि हो क्या रहा है स्पेस में। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली दो चीज़ें, उनको आपस में बराबर मैच करना है, इतना मैच करना है कि दोनों एक दूसरे को स्टैटिक लगे, यानी एक इतनी स्पीड उनकी आपस में मैच कर जाए कि आपस में एक दूसरे के रिलेटिव उनमें कोई मूवमेंट ना हो, और फिर मूव करके डॉक करना है। डॉक करने का मतलब है कि आपने एक चलती हुई चीज को दूसरी चलती हुई चीज से चिपकाना है, वो भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये बड़ा आप समझे
कि क्या हो रहा है वहां पे, और साइंटिस्ट इसको अचीव करते हैं। ये तो शुक्र है कि हमारे पास कंप्यूटर हैं जो ऑटोनॉमस ये सब कैलकुलेट करके डॉकिंग और अनडॉकिंग हम कर लेते हैं। इनफैक्ट भारत ने भी बड़ी सक्सेसफुली डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट पूरा किया। तो सबसे पहले तो डॉक करना, फिर अपने लोगों का इधर से उधर ट्रांसफर होना, सामान पहुंचाना, वो तो क्योंकि दोनों एक सिस्टम बन चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अनडॉकिंग, अब आप जब अनडॉकिंग करेंगे तो उसी स्पीड से वो आपको खींच रहा है। जब आप अनडॉक करेंगे, अब आप सोच के देखें, मैंने अनडॉक तो कर लिया, लेकिन अगर मैं कोई भी रॉकेट फायर करूंगा, अगर वो रॉकेट कहीं से भी अनकैलकुलेटेडली मिस फायर होते हैं तो आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी, और फिर मुझे एक दूसरे से अपना गैप बनाना है। हालांकि आज की दुनिया में ये काम बहुत आसान लगने लग गए हैं, लेकिन जब स्पेस में ये सब चीजें सोची जाती थी और डिसाइड किया जाता था ये किया जाएगा, तो ये बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन होते थे। क्योंकि अब 70 साल से अमेरिका बहुत आराम से, इनफैक्ट ये जो स्पेस स्टेशन है 15 कंट्रीज मिलके चलाती हैं, 5 स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो ये बड़े आराम से कर लेते हैं। सो डॉकिंग हो गई, अनडॉकिंग हो गई। अब अनडॉकिंग के बाद हमने एक दूसरे से डिपार्चर लेना है जी। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन ये बोलती है कि अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैं एक पत्थर को धागे से बांध के धीरे धीरे चलाऊं तो वो थोड़ा सा एक सर्कल लेगा, लेकिन अब अगर जोर थोड़ा तेज कर दूं, वेलोसिटी बढ़ा दूं, तो वो धीरे धीरे धागा पत्थर को उठाना शुरू कर देगा और बिल्कुल वो सर्कल बना लेगा। सो इसी तरह से अगर मेरी स्पीड बढ़ती है तो मैं हायर ऑर्बिट में जाता हूं, अगर मेरी स्पीड कम होती है तो मैं लोअर ऑर्बिट में जाता हूं, जिसको बेसिकली डिपार्चर के बाद डी ऑर्बिटिंग कहा जाता है। सो डी ऑर्बिटिंग करना, एक बार डिपार्चर ठीक हो गया तो डी ऑर्बिटिंग को मैं बहुत मुश्किल काम नहीं मानता, क्योंकि अपने आप को पलट के रॉकेट रेट्रो फायर करने हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो एक तरह से ब्रेक लगानी है ताकि आप लोअर ऑर्बिट में आ जाएं और चक्कर खाते हुए पृथ्वी पे वापस आ जाएं। लेकिन जब पृथ्वी को टच करते हैं और पहली बार एटमॉस्फेयर किसी कैप्सूल से लगता है, साहब आप समझिए कि पसीना निकलता है, और आज भी निकलेगा। चाहे जितना मर्जी आप कहें कि विज्ञान तरक्की कर गया है, लेकिन एक बार वो घर्षण याद कीजिए, आपको टूटते हुए तारे दिखते हैं जी, तो वो पत्थर होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं और क्या चमकते हैं, क्या ब्लास्ट होते हैं। तो सेम ब्लास्ट की पॉसिबिलिटी, अगर मारुति कार जितना बड़ा पत्थर हमारे वातावरण में घुसे तो जो वो हीट पैदा करता है आप सोच नहीं सकते। और उस हीट से बचाने के लिए उसके आगे ऐसे एलिमेंट्स लगे हैं जो उसको हीट से बचाते हैं। अगर उनमें से कुछ भी काम नहीं किया तो 1 मिनट लगेगा सिर्फ धमाका होने। इतना डेंजरस ये काम होता है, और ये सिर्फ मैं स्पेस एक्स के कैपिटल से नहीं कह रहा हूं, ये एक एक्सीडेंट हम लोग देख चुके हैं जी, बिल्कुल। हम सब जानते हैं, हमारी भारत की दूसरी बेटी, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर? एंट्री का जो एंगल होता है एटमॉस्फेयर में, आप किस एंगल से टकराएं, सीधे गए तो 1 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। बस। अगर आपने ज्यादा स्लो एंगल ले लिया तो आप बाउंस कर जाएंगे, जब पत्थर को पानी, गिट्टी को पानी को उछालते हैं। अब हम साइंटिस्ट थोड़े लालची भी होते हैं। अब जब तक वो री एंट्री कर रहे हैं तो उसका एंगल को मेंटेन करने से पहले खिड़कियां खोल रखी हैं, ताकि चलते हुए भी एक्सपेरिमेंट होते रहें, क्योंकि कुछ भी हो हम एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। अब उससे जस्ट पहले आपने अपनी खिड़कियां बंद करनी है, जिसको इसमें प्रॉपर एक स्टेज कहा जाता है। तो 7 स्टेज की री एंट्री होती है, तो वो खिड़कियां बंद होंगी और बंद होने के बाद उसका नोज कोन रेडी होगा, उस एंगल पे हिट करेगा। हिट करने के कुछ सेकंड तक मेरी सांसें जरूर अटकी रहेंगी, और मैं जानता हूं पैनल में हम 5 की सांसें अटकी रहेंगी। उसके बाद जब एक बार वो कुछ सेकंड के लिए उस एटमॉस्फेयर में चल पड़ेगा, रुक जाएगा, तो स्लो हो जाएगा, तो फिर वो लैंडिंग जो है वो सेफ है। केवल ड्रॉप होना है। पैराशूट में कोई ग्लिच की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कई सालों से बहुत पैराशूट डिजाइन हो चुके हैं। सो आज की डेट में अब तक जो हो चुका है, उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही समय पे लगता है जब वो री एंट्री करेगा तो थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। लेकिन तकनीकी रूप से अगर बोलूं, स्टेटिस्टिकली बोलूं, तो आज की डेट की सबसे सेफ जर्नी है। ऐसे एक्सीडेंट्स ट्रैवलिंग इन, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। क्यों डरा रहे हैं फिर आप इतना में? नहीं, मैंने डराया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ खतरे का आभास करवाया। जी, नहीं रिस्क है, और जी फिंगर क्रॉस, हम सब यही दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ठीक आ जाएं। डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि हम ये टेक्निकल सवालों के दौर में हैं, तो सुनीता विलियम और उनके साथी विल्मोर की सिक्योरिटी, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कैप्सूल में कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स अपनाए गए हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ थोड़ा टेक्निकली कि किस तरह से हम उस कैप्सूल से बेसिकली वो कैप्सूल जो है डिजाइन हुआ है। दूसरी चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये पूरा मतलब जो हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो किस तरह से वापस आता है। तो जैसे सर अभी बता रहे थे कि इसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस चीजें होती हैं, और इस चीज को एक एक चीज को हमें मनूवर करना होता है। तो जब हम वापस आना चाहते हैं तब
ज्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे ख्याल से, रादर देन जब हम जाते हैं। ठीक है, तो जब हम बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कि हम एक तो कैप्सूल के अंदर वो प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं, दूसरी चीज की क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जिस तरह से हम अभी आपसे बात कर रहे हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, वही चीज हम चाहते हैं कि हमारे कैप्सूल के अंदर मेंटेन रहे। फिर इस कैप्सूल में आप देखेंगे थ्रस्टर की बात हो रही है, प्रोपल्जन सिस्टम की बात हो रही है, ये सारी चीजें भी होती हैं। फिर इसमें जो है एक ट्रंक होता है वो अटैच होता है। तो सबसे पहली चीज जो है कि जब हम वापस आते हैं तो हम अपने आप को डिटैच करते हैं। पहला वो स्टेज होता है कि हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो पहले अनडॉकिंग होती है, फिर हम अपने आप को सेपरेट करते हैं। जब सेपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ट्रस्ट देते हैं ताकि हम जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे दूर जाएं, उसके ऑर्बिट से बाहर निकलें या उसके ऑर्बिट में ही जाके दोबारा न टकराएं। तो ये आपका जो है ये सेपरेशन फेज है। उसके बाद ये ऑर्बिटल मनूवर होता है कि हमें अपने ऑर्बिट को मनूवर करना है। कुछ घंटों के बाद फिर हम जो है ये जैसे डी ऑर्बिट प्रिपरेशन करते हैं कि हमें अब डी ऑर्बिट अपने आप को करना है। वहां पे फिर हम तकरीबन 15 मिनट के लिए ये थ्रस्टर्स को यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो डी ऑर्बिट होता है वो जब हम स्प्लेश डाउन करते हैं, जिस मोमेंट पे हम जाते हैं स्प्लेश डाउन के तकरीबन 1 घंटे पहले ये हम डी ऑर्बिट बर्न करते हैं। और डी ऑर्बिट बर्न जो होता है वो ऐसी स्टेज होती है कि जहां पे हम अपने जो हमारा कैप्सूल है, जो हमारा सिस्टम है जिससे हम वापस आ रहे हैं, उसको हम रोकना चाहते हैं, उसको रोक के उसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं। कि इमेजिन करिए कि अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तुरंत ब्लास्ट होने की संभावना है या पूरी तरह से एक प्लाज्मा बॉल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। स्पीड को स्लो डाउन करने के बाद जब वो एंटर होता है, एंटर करने के बाद फिर जब हम उसको चाहते हैं कि लैंड हो तो फिर पैरासूट खुलता है और पैरासूट फिर स्प्लेश डाउन करता है। अब दूसरी चीज इसमें ये बताना चाहता हूँ कि स्पेस एक्स और जो ये हमारा ये स्टारलाइनर है, इन दोनों के टेक्नोलॉजी में डिफरेंस ये है कि आप हमेशा देखेंगे जो स्पेस एक्स का ड्रैगन है वो हमेशा पानी में जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल पैरासूट लगा हुआ है। लेकिन जो स्टारलाइनर टेक्नोलॉजी है उसको क्या है कि हम किसी सतह पे भी, सॉलिड सरफेस पे भी लैंड करा सकते हैं, क्योंकि उसमें एयर बैग्स लगे होते हैं। जिस तरह से जैसे एयर बैग होता है हमारे कार में, उसी तरह से एयर बैग लगे होते हैं। और जब पैरासूट से वो नीचे आता है और एयर बैग्स खुल जाते हैं ताकि हम सॉलिड उस पे भी मतलब गिर सके। अब होता क्या है कि जब हम नीचे आ जाते हैं तो जैसे हमने बताया कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो इतने दिन तक माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट में है, अचानक से जब वो ग्रेविटी फील करते हैं तो वो उठ भी नहीं सकते हैं। तो उनको कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है और उनको काफी टाइम तक रखा जाता है आइसोलेशन में, ताकि कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ सके।